हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। टुडे हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बायोलॉजिकल साइंस में नॉर्मली सभी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और थोड़ा सा रेयर हैं और डिफरेंट फील्ड लाइक टेक्सोनॉमी, साइटोजेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल टच जैसे कि ईवीएस से या फॉरेस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें देखना है आपको। काफ़ी एग्जाम्स में रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन लेते हैं। जॉन हचिनसन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्सोनॉमिस्ट हुए और इन्होंने जो टेक्सोनॉमी वाला एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, जैसे हचिनसन सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और इनका जो संबंध है टेक्सोनॉमी मतलब होता है कि प्लांट की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट की क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन है कि इन टेक्सोनॉमी इज फाइलोजेनेटिक स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स करी। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जो प्लांट के प्रेजेंट स्टेटस है उनसे उनका आपस में क्या रिलेशन है एंड उसके बिहाफ पे उन्हें ग्रुपिंग करना, मतलब क्लासिफिकेशन करने में इनकी स्टडी है। फाइलोजेनेटिक होती है कि आंटोजेनिक होती है, जो मतलब उनके ओल्ड एंसेस्टर उनके उसके बेस पे की जाती है, तो आंटोजेनिक और फाइलोजेनेटिक उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए, वो कौन सी बात सही है आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए, एवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन्स एट द सेम टाइम। फाइलोजेनेटिक का मतलब हम बता ना, लाइफ हिस्ट्री जो इनकी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवोल्यूशन ही बताता है लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो इन्होंने कहा कि एवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन्स एट द सेम टाइम, कि एवोल्यूशन एक टाइम में सभी ऑर्गन को इन्वॉल्व नहीं करता है। कहने का मतलब एक टाइम में सभी ऑर्गन में कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई चेंज जिसमें करना चाहिए एवोल्यूशन नहीं होता। एक ऑर्गन में होता है, मान ला प्लांट की लीफ में हो रहा है तो फ्लावर में नहीं हो रहा है, इस तरीके। दूसरा में कह रहा है कि एवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट एट द सेम टाइम। इसमें इन्होंने ये कहा है डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट एट द सेम टाइम। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में थोड़ा ठीक करें, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा नहीं है, करता है। एवोल्यूशन डज नेसेसरली इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन्स, की एवोल्यूशन एक टाइम पे जब होता है तो प्लांट की सभी ऑर्गन्स, मतलब पूरी मार्फोलॉजी उसकी फिजियोलॉजी सब में ही मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, बोला एवोल्यूशन होता है। सी में कह रहा है कि मोनोकार्टिलेडन्स आर मोर प्रिमिटिव देन डाइकार्टिलेडन्स। ये कह रहे हैं कि मोनोकार्टिलेडन्स जो हैं बहुत पहले प्लांट हैं, मतलब उनके बाद डाइकाट आए। कहने का मतलब डाइकाट की एवोल्यूशन मोनोकाट से हुई है। और फोर्थ में कह रहे हैं जो क्लाइंबर्स, मतलब जो होते हैं ना रेंगने वाले प्लांट, जो अपने टेंड्रिल्स की हेल्प से मतलब अपनी ग्रोथ करते हैं, आर मोर प्रिमिटिव देन ट्रीज। ट्रीज मतलब जो स्ट्रॉन्ग वाले प्लांट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं स्ट्रेट, ठीक है, उनसे मतलब पुराने हैं, मतलब क्लाइंबर्स पहले हैं फिर ट्रीज आए। तो हचिनसन ने क्या बात बताई थी? अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग कौन सी बात ठीक है? हचिनसन का जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाला ठीक है, कि वो ये कहता है कि जो प्लांट होते हैं जब उसमें एवोल्यूशन होता है तो एक साथ सभी ऑर्गन्स में एवोल्यूशन नहीं होता। ये बात ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करना, ये नॉट वाला हटाना है, तब बनेगा क्वेश्चन कि एवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ऑल ऑर्गन सेम टाइम। कि जरूरी नहीं कि जब एवोल्यूशन हो तो प्लांट के हर एक ऑर्गन में चेंजिंग हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ एक ऑर्गन में चेंजिंग होती है, सब में नहीं होती, ठीक है। तो ये इनका फाइलोजेनेटिक एस्पेक्ट है एवोल्यूशन का। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में बात करें, देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट। इसमें दो बातें कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात कर सकते हैं, फिजियोलॉजी की बात कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट्स के बारे में बात है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट जैसे क्लासिफिकेशन है विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम, तो उसमें प्रोटेस्ट कहाँ पे आते हैं? ठीक है, मोनेरा प्रोटेस्टा सेकंड पोजीशन पे। तो जो प्रोटेस्ट में फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट कौन से हैं? कि एज प्रोटेस्ट हैं बट दे हैव कैपेसिटी टू फोटोसिंथेसाइज, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल्स। तो इसमें स्लाइम मोल्ड्स, इक्विनोइड्स, डाइटम्स, फिर इस तरीके से आपकी कैटेगरी डाइनोफिलिजेट, डाइटम्स एंड सार्कोडाइंस, इक्विनोइड्स, डाइनोफिलिजेट, डाइटम्स। तो आपको ये क्लियर करना है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों जो है फोटोसिंथेटिक हैं। जैसे आपने देखा इग्लिना को इसीलिए रखा गया है कि उसमें अपना फूड मटेरियल खुद बना लेता है, ठीक है। दूसरा डाइनोफिलिजेट तो एक ग्रुप है जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, और डाइटम्स एक मतलब प्रिवेटिव कैटेगरी ऑफ एल्गी, ठीक है। एल्गी कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस तरीके जो ऑप्शन सी है ना, वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब हम गलत कैसे करें? देखिए, सार्कोडाइंस नहीं होते, इस तरीके से यहाँ पर गड़बड़ हो गया आपका। और इसमें हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स में नहीं होती है फोटोसिंथेटिक, और इसमें बात करें तो सिलिएट्स में नहीं होती है। तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन सी है ना, ये करेक्ट आंसर है कि इक्विनोइड्स, डाइनोफिलिजेट एंड डाइटम्स आर फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड्स एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि प्लांट के किस ग्रुप को एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबिया का मतलब वो हम एनिमल में, वो एनिमल जो दोनों जगह मतलब एक्वाटिक हैबिटेट एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर रहने के लिए एडॉप्टेड होते हैं, उन्हें हम एम्फीबिया बोलते हैं। तो प्लांट में ऐसा कौन सा ग्रुप है? तो प्लांट में ऐसा ग्रुप है ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जो नॉर्मली टेरेस्ट्रियल लैंड पे ग्रो करते हैं बट
वाटर रिक्वायर्ड फॉर देयर रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब रिप्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगहों पर रहने के लिए अडॉप्टेड होते हैं, आपके एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल लैंड पे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। तो सो ऑप्शन करेक्ट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडैक्सियल ग्रोथ बल्कि आउट ग्रोथ ऑफ फ्रॉम द बेस ऑफ लीफ ऑफ स्लेजनेला। पहले तो हमें पता करना है स्लेजनेला क्या है, कि प्लांट के किस ग्रुप को बिलोंग करता है। स्लेजनेला होता है आपका टेरोफाइट्स, ठीक है। और कैसा टेरोफाइट होता है, हेट्रोस्पोरस टेरोफाइट्स होता है, जिसमें दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। खैर बात क्वेश्चन पे करते हैं कि एडैक्सियल आउटग्रोथ का मतलब एडैक्सियल और एबैक्सियल लीफ की दो सरफेस होती है। जब लीफ का डायग्राम बनाए तो लीफ की जो नीचे वाली सरफेस होती है, ऊपर वाली सरफेस होती है, ठीक है। एबैक्सियल ऊपर, एडैक्सियल नीचे। तो इसकी जो एडैक्सियल सरफेस होती है, ऊपर वाली सरफेस, इससे एक आउटग्रोथ निकलती है इस तरीके की नीचे की तरफ, इस तरीके से, जो इसकी मतलब जो होती नहीं मूवमेंट में, मतलब इसके ग्रोथ में मदद करती है। तो उसे क्या कहा जाता है, एडैक्सियल मतलब एबव साइड में, एबैक्सियल नीचे की साइड को कहते हैं। तो इसे बोलते हैं लिग्यूल। बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है स्लेजनेला का, लिग्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल्स, ध्यान रखना है। और बेलम तो एक टिश्यू होता है, स्टिप्यूल्स आपके मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स होता है, फाइलोक्लेट्स मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है। तो लिग्यूल जो होता है वो स्लेजनेला का एक डायग्नोस्टिक या करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए सोशल फॉरेस्ट्री, और एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और आएगा सिल्वीकल्चर, इसलिए इसे ध्यान से देखें कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है। ग्रोइंग वन टाइप ऑफ ट्री, केवल एक सिंगल टाइप के ट्री ग्रो करें, मतलब मोनोकल्चर। सेकंड में कह रहा है ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स टुगेदर, बहुत सारे प्लांट को हम साथ साथ ग्रो करें। थर्ड में कह रहा है ग्रोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट्स ऑन कॉमन लैंड, ग्रोइंग और उनका देखभाल, मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल प्लांट। यूजफुल प्लांट मतलब मेडिसिनल प्लांट आ गए, मतलब वो हो सकता है कि वो ट्री ना हो। मेडिसिनल प्लांट मतलब हर्ब्स होती हैं, मेडिसिनल वैल्यू से ये क्लियर हो रहा है कि मेडिसिनल प्लांट तो हर्ब्स, ट्री तो मेडिसिनल नहीं होते ज़्यादातर। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के हम जो फॉरेस्ट ऑलरेडी हैं, हम लगाए नहीं बल्कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनकी हम केयर करें। सोशल फॉरेस्ट्री में ये चीज़ आती है। तो करेक्ट आंसर जो है सोशल फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व करता है कि ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स टुगेदर, ये सोशल फॉरेस्ट्री का काम है, ठीक है। ध्यान रखना है इसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसोसिएशन म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टनर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि दो पार्टनर्स हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों के लिए जो बेनिफिशियल हो उस ऐसे में मतलब इसमें से जो है दिया हुआ जो क्वेश्चन हैं आपके ऑप्शन, इसमें से कौन सा है। हनी बीज एंड मैन, हाइड्रा एंड वाटरफ्लाई, जूक्लोरेला एंड हाइड्रा, अर्थवार्म एंड फार्मर्स। देखिए अर्थवार्म फार्मर का आप देखेंगे तो क्या मिलता है, फार्मर तो कुछ नहीं देता, तो फील्ड है, फील्ड में क्या करता है, कुछ नहीं देता, मगर अर्थवार्म उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो ऐसा तो नहीं है इसमें। जूक्लोरेला एंड हाइड्रा, जूक्लोरा हाइड्रा को देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे के अंदर रहता है, जूक्लोरा हाइड्रा के अंदर रहता है, और इनका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। इसी तरीके से हाइड्रा और वाटरफ्लाई का कोई रिलेशन होता ही नहीं है। हनी बी और मैन का कोई रिलेशन, कुछ भी रिलेशन नहीं है। हनी बी से हमें मिलता है, हम कुछ नहीं देते उसे। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, जूक्लोरेला एंड हाइड्रा का जो एसोसिएशन है वो कैसा एसोसिएशन है, दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है एक दूसरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेक्सोनॉमी का है और हमने इस फैमिली को पढ़ाया भी है। आप ये ध्यान रखें अभी तक हमने केवल 5 फैमिली पढ़ाई है, उनमें से एक फैमिली का आंसर है ये बाई कार्पिलरी ओवरी, ठीक है। पैराइटल प्लेसेंटेशन, जो कुछ फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स बता दिए, उसके आधार पे हम ये बताएं कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। टेट्राडाइमस कंडीशन, इससे आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको कहीं मूव करना ही नहीं है। हम अगले क्वेश्चन देखें, सिलिका फ्रूट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट टेट्राडाइमस कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन कर जाते हैं, और ये क्रूसीफेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कोई बात ही नहीं करते। क्रूसीफेरी मतलब ब्रेसिका, किसी सरसों मस्टर्ड आती है, ब्रेसिका की फैमिली। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर है, ए लॉट ऑफ स्टार्च इन पोटैटो, पोटैटो आलू, विच आर अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड होता है, बिल्कुल सही बात है, स्टेम मॉडिफिकेशन है और अंडरग्राउंड होता है आलू। दिस इज मेड पॉसिबल बाई, कहने का मतलब ये पोटैटो जमीन के अंदर होता है, सॉइल में, जहाँ पे मतलब लाइट नहीं जा पाती, कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, ठीक है, मगर वहाँ पे बहुत सारा स्टार्च होता है। आलू कहते हैं ना, आलू जब काटते हैं बड़े हमें थोड़े से पार्टिकल दिखाई देते हैं, और स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है आलू। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो अंडरग्राउंड होते हुए वहाँ पे बहुत सारा स्टार्च मिलता है। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, माइग्रेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, कि एरियल पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, वो माइग्रेट कर जाता है स्टार्च में, रूट में। सिंथेसिस ऑफ स्टार्च बाई पोटैटो, पोटैटो के द्वारा जो स्टार्च की सिंथेसिस ऑलरेडी होती है, खुद में करता है, उसे किसी जरूरत नहीं। तीसरे में कह रहा है कि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स विच कन्वर्ट्स स्टार्च टू शुगर एंड शुगर बैक टू स्टार्च, ठीक है, आफ्टर इट हैज़ रीच्ड द पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है। ये बात क्या कह रहा है कि सबसे पहले एंजाइम का रोल होता है, जो स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस में, उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है, फिर शुगर मूव कर जाती है रूट्स में, और फिर वहाँ जाके फिर एंजाइम के थ्रू वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि माइग्रेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम द सॉइल,
ठीक है, कि सॉइल से स्टार्च निकल के पोटैटो में चला जाता है, ये बात तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है गाइस इसका ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कैसे करके है, प्लांट के जो एबव पार्ट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वहाँ पे क्या बनता है, स्टार्च बनता है। देखिए सबसे पहले तो आप ये करें कि वो स्टार्च बनता है, ना कि उसे हम कहेंगे सुक्रोज कह सकते हैं, ग्लूकोज कभी नहीं कहेंगे। आप स्टार्च कह लें, सुक्रोज कह लें। सुक्रोज मूवेबल शुगर है, वो वहाँ से एरियल पार्ट से रूट, मतलब रूट का मतलब नीचे के जो पार्ट्स हैं, मतलब यहाँ पे स्टेम रूट कहलाएगी, क्योंकि पोटैटो क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो वो नीचे चला जाता है, मतलब ट्यूबर्स में। और वहाँ पे किस फार्म में जाता है, वो सुक्रोज की फार्म में जाता है। और वहाँ पे सुक्रोज की फार्म में जाने के बाद जो शुगर लिखा है ना, ये सुक्रोज के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और वहाँ पे जाकर फिर सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टार्च में। जब हम पोटैटो को काटते हैं तो हमें स्टार्च मिलता है। तो इस तरीके से एंजाइम का एक्शन है ये, कि मूव करती है शुगर की फार्म में, पोटैटो में चली जाती है फ्रॉम एरियल टू अंडरग्राउंड पार्ट्स, एंड देन फिर वहीं पे जाके सुक्रोज जो है, मतलब शुगर, कन्वर्ट इनटू स्टार्च विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसलिए हमें पोटैटो में क्या मिलती है, स्टार्च। वहाँ पे मतलब कहने का मतलब है वो अंधेरे में, अंधेरे मतलब विदाउट लाइट, और हमें स्टार्च मिलता है वहाँ पे। तो ये मूवमेंट ऑफ एंजाइम्स, मतलब एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड मूवमेंट ऑफ सुक्रोज का ये एक्शन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया ये, सिल्वीकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी विच इज कंसर्न्ड विद। हमने इससे पहले जो लेक्चर डाला था डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बॉटनी, या जब ने व्हाट इज बायोलॉजी वाला जो लेक्चर, उसमें हमने बताया था सिल्वीकल्चर का दूसरा नाम केवल सिंपल सा फॉरेस्ट्री, ठीक है। फॉरेस्ट्री को सिल्वीकल्चर बोला जाता है। और फॉरेस्ट्री में हर्ब नहीं लगाते, फॉरेस्ट्री में लगाते हैं बड़े बड़े ट्रीज, और ट्रीज से हमें क्या मिलता है, टिम्बर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट को क्या बोला जाता है, सिल्वीकल्चर। आप ध्यान रखें, करेक्ट आंसर आपका बी, ठीक है। इनका मेन मकसद होता है टिम्बर यील्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर्स ऑफ कॉर्क सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन हिज बुक। मतलब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 19th सेंचुरी, मतलब 1800 कुछ में जो है, जब कॉर्क सेल के फिगर देखे थे, और उसने फिर इसका मेंशन किस में करा था, इसमें इसकी बुक का आइडेंटिफिकेशन करना है, जेनरा प्लांटम, स्पीसीज प्लांटम, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड माइक्रोग्राफिया। तो सबसे दो बातें हैं इसमें, एक तो आपको रॉबर्ट हुक की बुक का नाम पता चल गया, दूसरा कि उसने इस बुक में सबसे पहले जो कॉर्क टाइप की उन्हें सेल देखी थी, फिगर वो उसमें इसने मेंशन किए थे, ठीक है। तो सबसे मत देखिए, जेनरा प्लांटम, स्पीसीज प्लांटम, ये टेक्सोनॉमी की बुक है, जिसमें आपके अरिस्टोटल और लिनियस वगैरह के नाम है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आप इसमें एवोल्यूशन का नाम डार्विन और लैमार के नाम आएंगे, ठीक है। माइक्रोग्राफिया जो इसकी बुक है रॉबर्ट हुक की, इसमें ने इन कॉर्क सेल के बारे में सबसे पहले स्क्रिप्ट किया था, मतलब लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग। ये आपका जो क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं। पहली का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी का नाम होता है क्रेब्स साइकिल या टीसीए बोलते हैं, और थर्ड का नाम होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन 3 प्रोसेस में से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो आपकी क्रेब्स साइकिल मिलती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इससे कि हम डिस्कस करें। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो सेकंड प्रोसेस है, मिडिल प्रोसेस, जैसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो करेक्ट आंसर है गाइस सी। ये पूरा हाईएस्ट एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड की मतलब कहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमीट्स आर नेवर हाइब्रिड। क्यों, गैमीट जब बनता है तो उसमें दोनों पेरेंट्स से एक क्रोमोसोम आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो हाइब्रिड बन गया, दिखने में लगता है कि हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट है, बट पॉइंट है कि गैमीट्स नेवर हाइब्रिड, कभी हाइब्रिड नहीं हो सकते। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ। ये स्टेटमेंट किस रूल के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा, सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण, रैंडम फर्टिलाइजेशन एंड डोमिनेंस के कारण। मतलब सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ तीनों दिए गए, और एक है रैंडम फर्टिलाइजेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो इसलिए क्योंकि गैमेट्स का ड्यूरिंग दी जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है तब सेग्रीगेशन होता है। उस सेग्रीगेशन के रिजल्ट में ये गैमेट से फिर से जो प्लांट बनना है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सेकंड लॉ, उसके आधार पर भी कहते हैं गैमेट जो होते हैं वो हाइब्रिड नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए मेथड इन विच रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम, ठीक है। एक स्टेम पे हम रूट्स, दूसरे प्लांट की रूट्स को हम जाके पिन करते हैं, वाइल इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, जबकि ये पेरेंट प्लांट से अटैच होती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लेयरिंग। बहुत ही सिंपल सी बात है। इस लेयरिंग मेथड में यही करते हैं कि एक प्लांट के स्टेम पे दूसरे प्लांट की रूट को हम लाके अटैच करते हैं, जबकि वो रूट्स ऑलरेडी अपने पेरेंट प्लांट से अटैच होती हैं। इस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग जैसे होती है ना, ग्राफ्टिंग, कटिंग, पेरी, सभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड्स हैं। तो ये मेथड जो है आपकी लेयरिंग कहलाती है, ठीक है, जिसमें दोनों प्लांट अपनी अपनी पेरेंट बॉडी से ऑलरेडी एसोसिएट रहते हैं और बाद में एक नई यूनियन, मतलब हाइब्रिड बनाने की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। मतलब लगे हुए भी, अटैच हुए, इट इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। आपने ये एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं पूरी तरीके से, इस तरीके के पॉलीग्राम बनाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, इस तरीके से, सॉरी यूट्यूब का नाम बहुत ध्यान आ रहा है आजकल,
तो इस तरीके जब कह रहा है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है बाय फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई, तो उसे एक नाम और दिया जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे ध्यान रखना, ये कोई इसमें वो नहीं है। और दूसरा एक होता है उसे हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। LSD लेसर्जिक एसिड डाइमिथाइल करके इसका नाम आता है। एक ये जो होता नहीं ड्रग्स होती है ब्रह्मरोधी से हेलोजेनिक बोलते हैं हम। मार्फिन ये भी उसी कैटेगरी का। और भांग, भांग तो सब लोग जानते होंगे हिंदी में, चरस गांजा भांग है, आर रेस्पेक्टिवली ऑब्टेन फ्रॉम। इसमें ये बताना है कि LSD किस प्लांट से आती है, मॉर्फिन कहाँ से आती है, भांग। इनका सीरीज इसी अकॉर्डिंग हमें नीचे मतलब बताना है कि LSD का सोर्स क्या है, मॉर्फिन का सोर्स क्या है और भांग का सोर्स क्या है, ठीक है। तो इसे आपको बिल्कुल आइडेंटिफाई करना है। देखिए जो LSD होता है एक क्लेबिसेस परप्यूरिया एक फंगस होता है उससे मिलता है, और मॉर्फिन आपको पता है कहाँ से मिलता है, पेपाबर से मिलता है। और भांग किससे मिलता है आपको, कैनाबिस से मिलता है। तो करेक्ट आंसर गाइस जो है इसका वो आपका बी, ठीक है, कि क्लेबिसेप्स, पेपाबर और कैनाबिस, ये ध्यान रखना है। भांग मिलती है आपको कैनाबिस से, ठीक है, ये जूट। और मॉर्फिन मिलती है पेपाबर सोमनिफेरम जिसे हम बोलते हैं ओपियम। और क्लेबिसेप्स परप्यूरिया एक फंगस होता है जिससे हमें मिलता है LSD, जो कि एक हार्ट कार्डियक मतलब अल्कलॉइड्स है, हार्ट स्टिमुलेंट कह सकते हैं इसे, इसमें काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं कि बहुत ही जनरल क्वेश्चन है और बहुत ही सोशल अवेयरनेस है। कैंसर सेल आर मोस्टली या इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स नहीं होती। मतलब नॉर्मल सेल कंपेयर में जो कैंसर सेल होते हैं उन्हें रेडिएशन थेरेपी नहीं होती, कैंसर सेल को किल करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि नॉर्मल सेल कंपेयर में जो आपकी कैंसर सेल है, कैंसर सेल का करेक्टर क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ये तो कैंसर होता है। तो वो क्यों ऐसा होता है कि रेडिएशन के थ्रू हम किल कर देते हैं। देखिए जब डिवीजन होता है तो सेल जो होती है कंटिन्यू डिवाइड होती है, तो उसे क्या होता है बार बार अपने जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट करना पड़ता है। इस समय का मतलब क्या है कि जैसे कोई लगातार मतलब होता नहीं कि फीमेल में कंटिन्यू उनके बच्चे बेबी पैदा होते हैं तो उनमें एक बॉडी कमजोर हो जाती है। इस तरीके जब सेल जो होती है कंटिन्यूसली मतलब अपने DNA को रिप्लिकेट कर रही है, तो वो एक ऐसी स्टेज में होती है कि जहाँ पे वो ओपन टू अटैक, ओपन टू अटैक का मतलब उस समय उसका DNA बहुत ही ज़्यादा प्रोन टू अटैक, मतलब किसी भी उससे वो किल हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है कि जब उसमें कंटिन्यू डिवीजन होते रहते हैं तो बहुत सारी स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम उन्हें आसानी से रेडिएशन के थ्रू किल कर सकते हैं, या उनकी जो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन है उसे रोक सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस बंद हो जाएगी, कहने का मतलब कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो रेडिएशन के थ्रू हम इसलिए कर देते हैं कि उनकी जो क्वालिटी होती है वो कंटिन्यूस रैपिड डिवीजन जो आई, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, जो करेक्ट आंसर जो आपका क्या होगा सी, इसलिए आपका ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जब देखिए सेल साइकिल जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे चेक पॉइंट आते हैं। अब एक निश्चित टाइम पे कोई डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे हम कैसे करके मतलब इतना टाइम वेट करेंगे कब वो डिवाइड हो, कब उसे किल करें। और एक होता है कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा है तो हमारे पास मतलब विदाउट वेट हमारे पास चांसेस हमेशा रहेंगे कि हम उसे किल कर सकते हैं, क्योंकि सेल साइकिल सेल चेक पॉइंट ऐसी जगह पे होते हैं कि हम उन्हें आसानी से किल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन थेरेपी। तो कहने का मतलब ये कि इनकी जो क्वालिटी होती है अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, जो बहुत ज़्यादा मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ करने की क्वालिटी ही रेडिएशन थेरेपी को इफेक्टिव बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा आप सबको पता होगा माइकोराइजा क्या होता है। देखिए माइकोराइजा जो होता है दोनों प्लांट में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, डाइकार्ड में पाया जाएगा, मोनोकार्ड में भी पाया जाएगा। अब माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा जो हमारे हाइयर प्लांट्स होते हैं मतलब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, इनके साथ फंजाई का एसोसिएशन, ठीक है। दो लोग आ गए, एक फंजाई और एक हाइयर प्लांट, वो जिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं और एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं। बट फैक्ट ये कहते हैं कि जो 85% जिम्नोस्पर्म्स माइकोराइजा जरूर बनाते हैं, बाकी बच्चों 15% एंजियोस्पर्म में भी माइकोराइजा बनता है। तो मोस्टली जो माइकोराइजा कौन बनाते हैं, लार्ज जो ट्री होते हैं मतलब जिम्नोस्पर्म ग्रुप के बनाते हैं, एंजियोस्पर्म के बनाते हैं, मगर मोस्टली कहाँ पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स में। पहले तो माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब यहाँ पे बात करें कि माइकोराइजा इज यूज्ड इन, बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये, कि सिंथेसिस ऑफ फूड, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफरेंट रेगुलेटर्स, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। देखिए जो क्वेश्चन बी है ना वो भी काफ़ी मतलब इफेक्टिव क्वेश्चन है कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, बट यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो आपका ठीक है डी, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो माइकोराइजा बनता है, जो फंगस रूट्स होती हैं, मतलब फंगस का जो नेटवर्क होता है जो मतलब इंगेज्ड या एम्बेडेड सराउंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, वो केवल इसलिए होता है कि वो सॉइल से फास्फोरस लेके इन प्लांट को प्रोवाइड करें। कौन से प्लांट, जो हायर प्लांट्स होते हैं। हायर प्लांट की लेंथ बहुत बड़ी होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत तेज वो ग्रो करते हैं। तेज ग्रो का मतलब क्या हुआ, सेल का डिवीजन तेज होगा, सेल का जब डिवीजन तेज होगा तो उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से। एटीपी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, फास्फोरस होता है। इसलिए ये माइकोराइजा केवल इनकी जो तेज ग्रोथ होती है, जिनकी इतनी हाइट होती है 110
मीटर जैसे आपने देखा होगा सबसे बड़े प्लांट कौन से, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। इसीलिए इन्हें फास्फोरस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और माइकोराइजा केवल फास्फोरस मतलब न्यूट्रिएंट को सॉइल से लेकर उन प्लांट को प्रोवाइड करता है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, अपना फूड मटेरियल बन जाता है। माइकोराइजा मतलब फंजाई, फंजाई का मतलब एक्लोरोफिलस प्लांट, एक्लोरोफिलस का मतलब कि दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में विच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज फाउंड इन बिटवीन एंटोमोफिलस फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। देखिए दो क्वेश्चन है इसमें कि एंटोमोफिलस फ्लावर मतलब जो इंसेक्ट वाले फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और पॉलिनेटिंग एजेंट जो इंसेक्ट होते हैं, इनके बीच में जो एसोसिएशन होता है वो क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाएगा, कॉमन्सलिज्म कहलाएगा, कॉपरेशन कहलाएगा, कोएवोल्यूशन कहलाएगा। कोएवोल्यूशन तो नहीं हो सकता क्योंकि कोएवोल्यूशन का मतलब होता है कि साथ साथ मरना और उसके बाद अगर एक बंदे की डेथ हो जाती है तो दूसरा भी डैमेज हो जाए, खत्म हो जाए मतलब, ठीक है। अब कॉपरेशन का मतलब एक टाइप का मतलब कोऑपरेशन कि दोनों साथ साथ मतलब म्यूचुअलिज्म सिम्बायोसिस टाइप प्रोसेस, मगर उससे बेहतर इकोलॉजी में म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस हैं। तो ऑप्शन में अगर हमारा म्यूचुअलिज्म में तो कोऑपरेशन पे हम बात नहीं कर सकते। अब बचता है कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म का मतलब होता है कि दोनों साथ रहें और एक बंदे को फायदा हो, दूसरे को कोई नुकसान ना हो, फायदा भी ना हो नुकसान भी ना हो, कहने का मतलब एक को फायदा हो। और बचा म्यूचुअलिज्म। तो आप पता है म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ए। तो बस म्यूचुअलिज्म इसका आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप नेगेटिव को हटा दें, पॉजिटिव को सिलेक्ट कर दें। देखिए इफ़ डिकम्पोजर बिकम एक्सटिंक्ट मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड वुड बी। देखिए अगर डिकम्पोजर हम इकोसिस्टम से हटा देते हैं तब सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे होगा, नॉन साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, डैमेज टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोमैग्निफिकेशन, कार्निवोर्स विल बी स्टार्व्ड। कहीं ना कहीं देखिए एक दूसरे से लिंक है, अफेक्टेड सब होंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन होता है वो आता है कि जो साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स होती है, अगर कोई बड़ा सा एनिमल मर जाता है तो उसकी बॉडी से जो मिनरल्स उसकी बॉडी में, जैसे उसके पास हड्डी है, मतलब फास्फोरस है बोन्स में, इस तरीके उसकी स्किन में, ठीक है, उसके दूसरे पार्ट में जो मिनरल्स हैं वो सबसे पहले अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो नॉन साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स जो है ये पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है यहाँ पे, ये सबसे पहले अफेक्ट होगा, उसके बाद दूसरे इफेक्ट होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इस चीज़ का बहुत ही सिंपल सा है, लेटराइजेशन इज ए स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अकर्स ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दिस इज। इसकी नेचर पूछ रहे हैं कि जो लेटराइजेशन है वो कैसी प्रोसेस है, जो वेदरिंग क्या है, स्लो एंड कंटिन्यूअस तो है, और कब होती है, वेदरिंग रॉक्स होती है। ये भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है कि जब रॉक्स ब्रेक होती है तो ये लेटराइजेशन होता है। मगर ये केमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल है, बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल का मतलब कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इसमें, नहीं है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होते इसमें इन्वॉल्व इतनी बड़ी रॉक्स वेदरिंग में, ठीक है। केमिकल है, मैकेनिकल है, तो ये मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों प्रोसेस में आता है, क्योंकि बड़ी है रॉक्स मैकेनिकल, और केमिकल के मतलब कुछ एसिड सिक्रीट होते हैं जो लाइकेज वगैरह के थ्रू होते हैं, इसलिए ये आपकी मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर है आपको गाइस डी। तो इस तरीके से आपने 20 क्वेश्चन देखें और इसके बाद इनका सीरीज आंसर भी मैंने इसमें इस बार अटैच कर दिए, तो आप इसे देखें। थैंक यू वेरी मच गाइस।